हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही रहस्यमयी और ख़तरनाक जीव को देखे जाने की कुछ सच्ची घटनाएं। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको अपने वीडियोस में कई तरह के अजीबोगरीब क्रीचर्स के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं आपको जिस तरह के जीव के बारे में बताने वाला हूँ, वैसे जीव के बारे में मैंने अपने वीडियोज़ में बहुत ही कम जानकारी दी है। आज जिस खतरनाक जीव के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी में हम इंसानों से भी बहुत आगे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जीव कोई एलियन या परग्रही नहीं, बल्कि इसी पृथ्वी के रहने वाले हैं। अगर अभी भी आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं किस तरह के जीवों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बात कर रहा हूँ रेप्टिलियंस ह्यूमनॉइड के बारे में। रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड यानी कि इंसान जैसे दिखने वाले सांप जैसे जीव। ये जीव दिखने में किसी इंसान जैसे होते हैं, लेकिन असल में ये 2 पैरों पर चलने वाले सांप होते हैं। इनकी कई अलग अलग प्रजातियां भी होती हैं, जिनमें से कुछ सांप जैसे और कुछ दिखने में छिपकली जैसे होते हैं। इन जीवों के पास कुछ अलग तरह की पावर्स भी होती हैं। ये जीव टेलीपैथी यानी कि सीधा दिमाग के जरिए बात भी कर सकते हैं, और ये अपना रूप भी बदल सकते हैं। रूप बदलने की अपनी इसी पावर्स की वजह से ही इन्हें शेप शिफ्टर रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड भी कहा जाता है। दोस्तों, मैंने अपने वियतनाम वॉर के वीडियो में भी इन जीवों को देखे जाने की घटना के बारे में बताया था। सच कहूँ तो मुझे इन जीवों को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं पता हैं, लेकिन मैं इनके बारे में कुछ भी बोलने से बचता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जीव इनडायरेक्टली दुनिया पर राज करते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पर मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, मतलब अभी जिस प्लेटफॉर्म पर मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, खुद वो प्लेटफॉर्म भी इनके अकॉर्डिंग ही काम करता है। ये जीव अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। ये नहीं चाहते कि इंसानों को इनके वजूद के बारे में ज़्यादा जानकारी हो। इन चीज़ों के अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तो बात यह है कि आप खुद भी देखेंगे कि इस वीडियो के नीचे भी YouTube की तरफ से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखकर आ जाएगा। मेरा अंदाज़ा है कि इस तरह का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, क्योंकि आता है। और वो डिस्क्रिप्शन ये होगा कि रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स आर जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी, दे आर नॉट रियलिटी। मतलब रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड सच में नहीं होते हैं, ये बस एक कॉन्स्पिरेसी या कहें कि झूठ और अफवाह है। ये डिस्क्रिप्शन यूट्यूब इसलिए देगा ताकि आप सोचें कि ये सारी बातें बस एक अफवाह है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे अगर ये डिस्क्रिप्शन नहीं भी आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो पर ऐसा डिस्क्रिप्शन ज़रूर आएगा। खैर, ये थी कुछ बेसिक जानकारी रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड की, और अब मैं आपको बताता हूँ इन्हीं रहस्यमय जीवों को देखे जाने की कुछ सच्ची घटनाएं। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिनमें रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड को देखा गया था, और एक घटना मैं आपको पैरानॉर्मल स्टोरी पर बेस्ड वाली सुनाऊंगा। तो रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड को देखे जाने की जो पहली घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अमेरिका में रहने वाले एक शख्स ने शेयर की थी। ये घटना उस शख्स ने एक ऐसी वेबसाइट पर शेयर की थी जिस पर लोग अपने साथ हुए बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। उस वेबसाइट की जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बल्कि डिस्क्रिप्शन में क्या, मैं आपको वीडियो में ही उस वेबसाइट का नाम बता दूंगा। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड को देखे जाने की एक बिल्कुल सच्ची घटना। ये घटना मैं आपको उसी शख्स के नज़रिए से बताऊंगा जिसने ये घटना शेयर की थी। मेरा नाम एलन है। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब घटना बताने वाला हूँ। जो घटना मैं आपको बताऊँगा वो मेरे और मेरे परिवार के साथ साल 2016 की 10 जुलाई को हुई थी। बात यह है कि मैं कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर का रहने वाला हूँ, और ये घटना भी मेरे साथ तब हुई थी जब मैं सैन डिएगो से सैन फ्रांसिस्को शहर जा रहा था। दरअसल साल 2016 में मैंने अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ली थी, और छुट्टी लेकर मैं अपने परिवार के साथ सैन फ्रांसिस्को शहर घूमने गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार में मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक बेटा, हम सिर्फ 3 लोग ही हैं। तो जिस समय ये घटना हुई थी उस समय मेरा बेटा सिर्फ 12 साल का था। खैर, अब घटना पर वापस आते हैं। तो ये बात साल 2016 की है। तब एक बार काम से छुट्टी लेकर मैं अपने परिवार के साथ सैन फ्रांसिस्को शहर गया था। उस समय मैंने प्लान बनाया था कि मैं और मेरा परिवार कुछ दिनों तक सैन फ्रांसिस्को शहर में छुट्टियां मनाएंगे और फिर हम लोग वापस अपने घर आ जाएंगे। तो कुछ दिनों तक सैन फ्रांसिस्को में छुट्टियां मनाने के बाद
हम सभी लोग वापस अपने घर सैन डिएगो लौट रहे थे। हम अपनी कार से सैन फ्रांसिस्को गए थे और कार से ही वापस भी आ रहे थे। तो ये बात 10 जुलाई की शाम 6 बजे की है। तब मैं कार लेकर इंटर स्टेट 5 से होते हुए अपने घर लौट रहा था। इंटर स्टेट 5 एक हाईवे है जिसके चारों तरफ भूरे रंग के पथरीले पहाड़ हैं। इस हाईवे के चारों तरफ का इलाका काफ़ी गर्म और सूखा है। खैर, फिर जब हम सब कार लेकर उस हाईवे से गुजर रहे थे, ठीक तभी हमें वहाँ सड़क किनारे एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने एक बड़ी सी हुडी पहनी हुई थी जिससे उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। वो हुडी देखने में ही बहुत भारी लग रही थी और उसको देखकर मैं एकदम हैरान रह गया था कि आखिर इतनी गर्मी में कोई ऐसा मोटा कपड़ा क्यों पहनेगा। उस हुडी पहने आदमी के चलने का तरीका भी मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं कार चलाते हुए भी उस अजीब शख्स पर नज़र रखे हुए था। फिर उस अजीब आदमी को सही से देखने के लिए मैंने अपनी कार की स्पीड कम कर दी और अपनी कार लेकर धीरे धीरे उस आदमी के नज़दीक जाने लगा। फिर कार की स्पीड कम करने के बाद जब मैं उस आदमी के नज़दीक पहुंचा, तब मैंने देखा कि वो अजीब शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही भयानक जीव है। उस शख्स के चेहरे पर हल्के लाल और हरे रंग के स्केल्स यानी कि शल्क निकले हुए थे। वो स्केल्स दिखने में ऐसे थे जैसे किसी सांप के स्केल्स होते हैं। उस जीव की नाक भी बिल्कुल किसी सांप जैसी चपटी थी जिसमें सिर्फ 2 छोटे छेद बने थे। उसकी आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल किसी सांप जैसी थीं। उस जीव का चेहरा देखने में किसी सांप जैसा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल किसी इंसान जैसा था। उस जीव का वैसा भयानक हुलिया मेरे साथ साथ मेरे परिवार ने भी देखा था और वो देखकर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा डर भी गए थे। खैर, फिर जब हम उस जीव को देख रहे थे, ठीक उसी समय वो जीव भी पलटकर हमारी तरफ देखने लगा। फिर हमारी तरफ देखते ही वो जीव बहुत ज़ोर से हिस्स की आवाज़ निकालने लगा। उसको ऐसी आवाज़ निकालते देख मैंने फ़ौरन ही अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और वहाँ से निकल गया। इस घटना से मैं और मेरा परिवार, हम सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारी तो आज भी समझ नहीं आता कि आखिर वो अजीब जीव था क्या। तो दोस्तों, ये थी रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड को देखे जाने की पहली घटना। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी घटना शाम के 6 बजे हुई थी और उस समय रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब ये घटना कोई रात के अंधेरे में नहीं हुई थी जिससे देखने वाले को कोई धोखा हो गया हो। खैर, ये घटना मैंने phantomsandmonsters.com वेबसाइट से ली है और आप खुद भी इस साइट को चेक कर सकते हैं। इस साइट पर लोग अपने साथ हुए रियल पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। खैर, अब मैं आपको एक और अलग तरह के रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड को देखे जाने की घटना बताता हूँ। तो रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड को देखे जाने की जो घटना अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी मैंने phantomsandmonsters.com वेबसाइट से ली है। यह घटना एक अमेरिकी शख्स के साथ स्पेन में हुई थी और उसी शख्स ने ही ये घटना शेयर भी की थी। इस घटना को शेयर करने वाले शख्स ने अपना नाम नहीं बताया था, इसलिए यह घटना मैं आपको बिना कोई नाम लिए सीधा उस शख्स के नज़रिए से बताऊंगा जिसके साथ ये घटना हुई थी। मैं अमेरिका का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूं। मेरे साथ हुई यह घटना डरावनी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय भी है। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो जो घटना मैं आज आपको बताऊँगा वो मेरे साथ साल 1954 में स्पेन में हुई थी। दरअसल मेरे पापा एक कॉन्ट्रैक्टर थे जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। तो साल 1954 में मेरे पापा को स्पेन के ज़रागोज़ा एयरबेस के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें अमेरिकन नेवी के इंजीनियर्स के साथ काम करना था। ज़रागोज़ा एयरबेस नाटो सेना का एक पुराना बेस था जिसकी मरम्मत करने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पापा को मिला था। खैर, फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मैं और मेरे पापा के एम्प्लॉई स्पेन की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। मैं पहले भी अपने पापा की वर्किंग साइट पर काम करता था, लेकिन ये पहली बार था कि जब मैं अपने देश से बाहर जाकर काम कर रहा था। खैर, फिर मैंने कई हफ्तों तक स्पेन में ही रहकर काम किया, लेकिन कई दिनों तक लगातार काम करने के बाद मुझे अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेने का मन हुआ।
दरअसल उस समय मैं सिर्फ 24 साल का था और उस टाइम मुझे घूमने फिरने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। यही वजह थी कि कई दिनों तक लगातार काम करने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक लेकर थोड़ा घूमना चाहता था। फिर जब मैंने वहाँ के लोकल लोगों से घूमने फिरने की कोई अच्छी जगह पूछी, तब उन्होंने मुझे मोनास्टीरियो डी पिएड्रा नाम की एक जगह के बारे में बताया। ये जगह स्पेन के नुएवेलोस नाम के एक कस्बे के पास में थी। नुएवेलोस कस्बा मेरी वर्किंग साइट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था। 100 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी मैंने वो जगह घूमने का मन बना लिया था। फिर मैं अपने काम से 2 दिन की छुट्टी लेकर मोनास्टीरियो डी पिएड्रा चला गया। मैं दोपहर के समय ही उस मोनास्ट्री में पहुंच गया था और वहां पहुंचकर जब मैं उस जगह पर घूम रहा था, तभी वहां टहलते हुए ही मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की मेरी ही उम्र की थी और कुछ देर बात करने के बाद ही उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। फिर दोस्ती होने के बाद उस लड़की ने मुझे वो पूरी जगह बहुत अच्छे से घुमाई। फिर वहाँ घूमते घूमते मुझे ख्याल आया कि रात बिताने के लिए मुझे एक रूम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तब उस लड़की ने मुझे वहाँ पास में ही एक होटल के बारे में बताया। उस लड़की ने मेरे रुकने के लिए जो होटल सजेस्ट किया था वो काफ़ी अच्छा था और उसके आसपास काफ़ी घना जंगल भी था। उस होटल के पीछे एक वाइन यार्ड यानी कि अंगूर का बगीचा था और साथ ही वहाँ पर लेवेंडर नाम के फूल के खेत भी थे। अंगूर का वो बगीचा बहुत ही सुंदर था और उसके पीछे से ही घना जंगल भी शुरू हो जाता था। उस जगह की सुंदरता देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था। खैर फिर मैंने उसी होटल में अपने रहने के लिए एक कमरा बुक कर लिया। कमरा लेने के बाद मैंने खाना खाया और फिर खाने के बाद मैं दोबारा से घूमने के लिए निकल गया। अब तक वहाँ पर रात हो चुकी थी और अब वो लड़की भी वहाँ से जा चुकी थी। अब वहाँ पर बस मैं ही अकेला बचा था। खैर फिर मैं खाना खाकर अकेले ही घूमने के लिए उस होटल के पीछे चला गया। रात होने की वजह से वहाँ पर अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में मुझे थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा था। दरअसल मैंने सोचा था कि मैं उस जगह पर थोड़ा टहल लूँगा और फिर टहलने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊँगा। यही सोचकर मैं उस होटल के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। हालांकि चांद की रोशनी में मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, लेकिन तब भी मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर गया था। खैर फिर मैं टहलते हुए अंगूर के बगीचे को पार करके जंगल में चला गया। फिर जंगल में कुछ दूर अंदर जाने के बाद मुझे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के आसपास काफ़ी सारे मेंढक भी थे जो टर्र टर्र की आवाज़ निकाल रहे थे। खैर फिर मैं उस तालाब को पार करके जंगल के और भी अंदर जाने लगा, लेकिन फिर जैसे ही मैं वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा, वैसे ही मुझे तालाब में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बड़ा जीव तालाब के पानी में कूदा हो। फिर उस आवाज़ को सुनकर मैं पलटकर तालाब की तरफ देखने लगा और जब मैंने तालाब की तरफ देखा तब मैंने पाया कि कोई बड़ा सा जीव तालाब से बाहर निकलकर भागता हुआ जा रहा है। वो जीव दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा था और साथ ही वो 2 पैरों पर भाग रहा था। उस जीव को देखकर मैं काफ़ी हैरान रह गया था। खैर फिर मैं भी उसी दिशा में जाने लगा जिस तरफ मैंने उस जीव को भागते देखा था। फिर कुछ ही देर में मैं उस जगह पहुंच गया जहां पर मैंने उस अजीब से जीव को देखा था। फिर उस जगह पहुंचने के बाद मैं टॉर्च की रोशनी में उस जीव को ढूंढने लगा। मैं वहां टॉर्च जलाकर उस जीव को ढूंढ रहा था कि तभी मुझे एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यक 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 यक। वो आवाज़ बहुत तेज थी और वो मेरे बहुत नज़दीक से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जीव मेरे बहुत नज़दीक खड़ा होकर वो आवाज़ निकाल रहा हो। खैर फिर उस आवाज़ को सुनते ही मैंने अपनी टॉर्च सीधा उस तरफ घुमा दी जिस तरफ से मुझे वो आवाज़ आ रही थी। फिर उस आवाज़ की तरफ टॉर्च घुमाते ही मैंने देखा कि मुझसे लगभग 15 फुट की दूरी पर एक बहुत ही अजीब सा जीव खड़ा है। वो यक यक की आवाज़ भी वही जीव निकाल रहा था। वो जीव एक बड़ी सी छिपकली जैसा था, लेकिन वो किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा था। उस जीव की लंबाई 7 फुट थी और उसके शरीर पर किसी गिरगिट जैसे शल्क भी निकले हुए थे। उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकदार पीले रंग की थीं। वो जीव 2 पैरों पर चलने वाली किसी बड़ी सी इगुआना छिपकली जैसा लग रहा था।
वैसा अजीब और भयानक जीव मैंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उस जीव को देखकर मैं बहुत डर भी गया था। खैर फिर कुछ सेकंड्स तक मुझे घूरने के बाद वो भयानक जीव भागता हुआ सीधा जंगल के अंदर चला गया। उस जीव के वहाँ से जाते ही मैं भी अपने कमरे में आ गया। इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मुझे उस पूरी रात नींद भी नहीं आई थी। खैर फिर अगले दिन सुबह होते ही मैं वापस ज़रागोजा आ गया। इस घटना के बारे में मैंने अपने कई रिश्तेदारों और दोस्तों को बताया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी बात का भरोसा नहीं किया। उन सबको लगता था कि मुझे कोई वहम हुआ है। लेकिन फिर इस घटना के कई सालों बाद मुझे रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स के बारे में पता चला और तब मुझे समझ आया कि शायद मेरा सामना भी एक रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड से ही हुआ था। तो दोस्तों ये थी रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड को देखे जाने की एक और भयानक घटना, और अब मैं आपको कुछ और ज़रूरी बातें बताता हूँ। तो बात यह है कि अमेरिका में साल 2005 की 23 अगस्त की तारीख को हरिकेन कटरीना नाम से एक बहुत ही भयानक तूफ़ान आया था। और इसी तूफ़ान के दौरान अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू ऑरलियंस नाम के शहर में रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं भी सामने आई थी। न्यू ऑरलियंस शहर में देखे गए ये रेप्टिलियंस ड्रैकोनियन प्रजाति के बताए जाते हैं, जो कि बहुत ही चालाक और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। बहुत से लोगों ने हरिकेन कटरीना के दौरान ही कई रेप्टिलियंस ह्यूमनॉइड को देखे जाने की बात बताई थी। यहाँ तक कि उस जगह के कई पुलिस ऑफिसर्स ने भी इन रेप्टिलियंस को देखे जाने की बात बताई थी। ये रेप्टिलियंस वहाँ से इंसानों को अगवा कर रहे थे, और अगवा करने के बाद ये इंसानों का क्या करते थे इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये पूरा एक काफ़ी लंबा घटनाक्रम है, और अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं इस घटना पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या आपको न्यू ऑरलियंस में हुई रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स को देखे जाने की घटना के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए या नहीं। खैर ये थी रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स को देखे जाने की कुछ रियल घटनाएं, और अब मैं आपको बता दूं कि ये सभी घटना मैंने phantomsandmonsters.com वेबसाइट से ली है। मुझे पता है कि मैं ये दूसरी या तीसरी बार वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप खुद भी उस वेबसाइट को चेक करें और समझें कि मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बनाकर नहीं बता रहा हूँ। खैर ये थी रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स को देखे जाने की कुछ घटनाएं, और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो नेओमी नाम की एक महिला ने शेयर की है। तो आगे मैं आपको ये पूरी घटना नेओमी के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम नेओमी है। मैं अमेरिका के मिशिगन स्टेट की रहने वाली हूँ, और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने वाली हूँ। जो घटना आज मैं आपको बताऊंगी वो मेरे साथ साल 1986 में हुई थी। साल 1986 में मैं सिर्फ 10 साल की थी, और उसी समय मेरे साथ ये पैरानॉर्मल घटना भी हुई थी। तो बात यह है कि उस समय मेरे मम्मी पापा के पास अपना कोई घर नहीं था, इसीलिए घर ना होने की वजह से हम लोग एक ट्रेलर होम में रहते थे। ट्रेलर होम का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा सा चलता फिरता घर जिसमें एक घर की पूरी सुविधाएं होती हैं और आप जहां चाहें इसे लेकर भी जा सकते हैं। ये घर किसी बड़े ट्रक या किसी वैन को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। इस ट्रेलर होम में सारी सुविधाएं किसी घर जैसी ही होती हैं और इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। खैर ये थी जानकारी ट्रेलर हाउस के बारे में, और अब मैं आपको मेरे साथ हुई वो भयानक घटना बताती हूँ। तो बात यह है कि हमारे पास अपना कोई घर नहीं था, लेकिन हमारे पास एक ट्रेलर होम ज़रूर था। हमारा ट्रेलर होम भी काफ़ी बड़ा था और उसमें रहने में हमको कोई परेशानी भी नहीं होती थी। उस समय मेरे मम्मी पापा बड़े बड़े खेतों में काम करते थे और उसी से हमारा घर चलता था। इसके अलावा जब भी मेरे मम्मी पापा किसी के खेतों में काम करते थे तब वो हमारा ट्रेलर होम वहीं पास के ही किसी आरवी पार्क में खड़ा कर देते थे। आरवी पार्क एक ऐसा बड़ा सा पार्क होता है जहां पर कई सारे ट्रेलर होम्स पार्क किए जा सकते हैं, और साथ ही इन पार्क्स में इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी सुविधा होती थी जिससे ट्रेलर होम्स के इलेक्ट्रिक सामान को चलाने के लिए बिजली भी मिल जाती थी। खैर जब मम्मी पापा खेतों में काम करते थे तब मैं और मेरी छोटी बहन लूसी हम दोनों खेतों के आसपास खेलते रहते थे। तो इसी तरह साल 1986 में एक बार मेरे मम्मी पापा बैरियन स्प्रिंग्स नाम के एक गांव में काम करने गए थे।
मेरे मम्मी पापा बैरियन स्प्रिंग्स के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि मैं और मेरी बहन लूसी पास में ही खेल रहे थे। फिर खेलते खेलते हम दोनों बहनें मम्मी पापा से दूर निकल गए। फिर जब हम खेलते खेलते खेतों से दूर निकल गए, तभी हमें एक टूटी हुई कब्र मिली। वो कब्र बहुत ही छोटी थी और उसको देखने से ही लग रहा था कि जैसे वो किसी बच्चे की कब्र हो। फिर उस कब्र को देखते ही मैं घबरा गई और लूसी को साथ लेकर वापस मम्मी पापा के पास चली आई। बस फिर इसके बाद से ही हमारे साथ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। दरअसल जिस दिन हमने वो टूटी हुई कब्र देखी थी, उसी की अगली रात को ही मेरे साथ एक बहुत ही डरावनी घटना हुई। तो हुआ ये कि उस रात हम सभी लोग अपने ट्रेलर हाउस में सो रहे थे। हमारे ट्रेलर हाउस में 2 कमरे हैं, जिनमें से एक कमरा मेरे मम्मी पापा का और दूसरा कमरा मेरा और लूसी का है। तो घटना वाली रात मैं और लूसी अपने कमरे में लेटे हुए थे। उस रात गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। हमारे कमरे में एक टेबल फैन भी था जो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। फिर चलते चलते वो फ़ैन भी अपने आप ही बंद हो गया। उस फ़ैन के बंद होते ही मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, क्योंकि गर्मी से राहत पाने का जो एकमात्र साधन था वो भी सही से काम नहीं कर रहा था। खैर, फिर मैंने उस फ़ैन को दोबारा से चलाने की कोशिश की, लेकिन वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारे कमरे में जो टेबल फ़ैन था उसके ऊपर की जाली नहीं थी, मतलब अगर कोई उस पंखे को हाथ लगाए तो चलते हुए पंखे से उसे चोट भी लग सकती थी। तो जब हमारे कमरे का टेबल फ़ैन बंद हो गया, तब मैं गुस्से से अपनी उंगली से उस फ़ैन को चलाने की कोशिश करने लगी। फिर मेरे उंगली लगाते ही वो फ़ैन अचानक ही बहुत तेज़ी से चल पड़ा। उस फ़ैन के चलते ही मैंने जल्दी से अपनी उंगली उसमें से हटा ली। उस फ़ैन के अचानक चलने से मेरी उंगली कटते कटते बची थी। फिर फ़ैन के चलने के बाद ही मुझे किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसने की आवाज़ मेरे ही बेड के नीचे से आ रही थी और उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। फिर इस घटना के बाद मैं भागकर अपने मम्मी पापा के पास गई। उनके पास जाकर मैंने उन्हें भी वो पूरी बात बताई। तब मेरी बात सुनकर पापा ने मेरे पूरे कमरे को और मेरे बेड के नीचे भी अच्छे से देखा, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। खैर, फिर इस घटना के बाद मुझे और मेरी छोटी बहन को कई बार रात के समय किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देती रही। साथ ही कभी कभी हमें अपने ट्रेलर हाउस के ऊपर भी किसी के चलने की आवाज़ आती थी। जब तक हम सब बैरियन स्प्रिंग्स गांव में रहे, तब तक हमारे साथ ये सारी घटनाएं होती रहीं, लेकिन वहाँ से हटते ही हमारे साथ ये सब घटनाएं होना बंद हो गईं। मेरे साथ हुई ये एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना है और इस घटना का गवाह मेरा पूरा परिवार है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ रियल हॉरर स्टोरीज़ और मैंने आपको वेबसाइट का नाम भी बताया है। आप वेबसाइट खुद भी चेक कर सकते हैं। और ये जो तीसरी स्टोरी मैंने ली है, ये ली है ट्रू हॉरर स्टोरीज़ ऑफ टेक्सास, उसमें से ली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सभी स्टोरीज़, सभी घटनाएं पसंद आई होंगी। मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी लेट है, लेकिन मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे साथ क्या दिक्कत है। मेरे अभी भी परेशानी है, इस वजह से वीडियो लेट हो जाता है। खैर दोस्तों, अगर आपको न्यू ऑर्लियंस में हुए रेप्टिलियंस को देखे जाने वाली घटना के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाकर पूरी जानकारी दे दूँगा। इस घटना में रेप्टिलियंस इंसानों को अगवा कर रहे थे और अगवा करने के बाद वो इंसान दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। अब उन रेप्टिलियंस ने इंसानों का क्या किया ये कोई नहीं जानता। वैसे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो उन्हें खा गए होंगे। तो ये थी रेप्टिलियंस के बारे में जानकारी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।